हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो है अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर चल रहा है और उसमें लास्ट क्लास में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को फिनिश किया। और आई होप कि आप जो है वो लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उस पर हमारा 3 लेक्चर्स था, तो आप उसको कवर कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो नई चैप्टर स्टार्ट हो रही है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, और फर्स्ट क्लास है ये। और इस चैप्टर के बाद जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो तो मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स जो है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप जो है मेरे साथ इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने जो भी अभी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर ले तो वहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह हमारा इन्वॉल्व था, जिसमें मैंने सिनेप्स के ऊपर बात की थी, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली इम्पल्स ट्रेवल होती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे केमिकल जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे किस तरह का केमिकल का बात करा गया है। तो यहाँ पे जो केमिकल है इस चैप्टर में वो बेसिकली हॉर्मोन्स है, और पूरा का पूरा ये चैप्टर ही हॉर्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। हॉर्मोन्स जो होता है इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो स्लोअर होता है और लॉन्गर टाइम के लिए होता है। मतलब ये धीरे-धीरे काम करता है, इसकी इफ़ेक्ट बहुत ही स्लो रहती है, लेकिन ये लॉन्गर टाइम टाइम तक क्या होता है, इसका काम रहता है। ठीक है? हॉर्मोन्स जो रहती है, हॉर्मोन्स जो है एक तरह का नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो कि रिलीज़ होता है बहुत ही कम अमाउंट में। और कम अमाउंट को एनसीईआरटी में लिखा है ट्रेस या फिर लेस अमाउंट, एंड एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। 2 सेल्स के बीच का जो मैसेंजर होता है उसकी तरह जो है ये काम करता है। तो हॉर्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि हमें ऐसे ही याद रखना है कि क्योंकि पीवाईक्यू जो है वो आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो है हॉर्मोन्स आएगा विच आर रिलीज्ड इन अ वेरी ट्रेस या फिर लेस अमाउंट एंड एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। सेल्स के बीच में जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको पहुंचाने में ये काम करता है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं इस हॉर्मोन्स की, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल के में पढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है नेचर में। उसके बाद केमिकली दे कुड बी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स भी हो सकता है, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, वो लिपिड हो सकता है, या फिर लिपिड का डेरिवेटिव हो सकता है। तो केमिकल्स जो है हॉर्मोन्स वो प्रोटीन्स भी हो सकता है, वो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है, लिपिड हो सकता है, या फिर लिपिड डेरिवेटिव हो सकता है। एक्ट करता है एज अ इंटर सेलुलर मैसेंजर। अगर क्वेश्चन में आता है इंट्रा सेलुलर मैसेंजर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंटर सेलुलर मैसेंजर यानी कि 2 सेल्स के बीच में जो है मैसेजेस की ट्रांसफ़र जो है उसका काम करती है। तो ये इंटर सेलुलर मैसेंजर होता है, ये नॉन एंटीजेनिक होता है। ठीक है? इसके बाद ये टारगेट स्पेसिफिक होता है। ठीक है? इसके बाद ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है हॉर्मोन्स के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये जो हॉर्मोन्स होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, तो हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है हमारा हॉर्मोन्स। और इस हॉर्मोन्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द इंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो है उससे सिक्रीट होता है। तो इसलिए इंडो वर्ड वहाँ से आया है, इंडोक्राइन, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो इंडोक्राइनोलॉजी जो है इसलिए इसकी स्टडी को हम कहते हैं। और इंडोक्राइनोलॉजी जो है इसके फादर जो है वो है थॉमस एडिशन। नाम याद रखेंगे हम। इसके बाद जो पहला हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो था सिक्रेटिन। नाम हमें याद रखना है। फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। इसके बाद हम चलते हैं हार्मोन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, मतलब किस तरह की केमिकल्स प्रेजेंट है इस हिसाब से जो हार्मोन्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। और ये हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम याद रखेंगे और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहला बात करें तो शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस हार्मोन्स वाले जो भी हार्मोन्स होता है उसका अलग से कैटेगरी वाइज मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। जैसे अगर शॉर्ट पेप्टाइड वाले जिसमें पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है, शॉर्ट पेप्टाइड वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं उसमें आता है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन आएगा, दूसरा आता है वेसोप्रेशन। ठीक है? इसके बाद जो लॉन्ग पेप्टाइड चेन जिसमें प्रेजेंट होता है वो आता है इंसुलिन, और दूसरा होता है ग्लूकागोन।
इसके बाद जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स होता है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, उसकी हार्मोन्स जो होती है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होती है। दूसरा कैटेगरी आता है आयोडीन वाले हार्मोन। आयोडीन वालों में 2 नाम है, एक है T3 और दूसरा है T4। जो T3 होता है वो होता है ट्राई आइडोथ्रायनिन और T4 जो होता है ये टेट्रा आइडोथ्रायनिन होता है। नाम हमें याद रखना है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाली। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाली जो होती है, इसमें नाम है सबसे पहली दैट इज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन याद रखना है। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। तीसरी है दैट इज थायरोक्सिन जो कि डिराइव होता है फ्रॉम द टायरोसिन। इसके बाद जो है फोर्थ दैट इज द मेलाटोनिन और ये डिराइव होता है फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव ये चारों हो गए। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन्स होती है वो स्टेरॉइड हार्मोन होती है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसमें 3 हार्मोन आ जाता है यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसके बाद लिपिड डेरिवेटिव जो हार्मोन्स होते हैं उसमें आता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन की जो एक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म के ऊपर कि वो कैसे काम करती है। अब ये हार्मोन्स की 2 कैटेगरी बना दी गई है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है और दूसरा लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है। लिपिड या फिर लिपिड की डेरिवेटिव वाले हार्मोन। जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होती है इसको समझने से पहले हम समझते हैं रिसेप्टर्स और हार्मोन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है कि मान लो हमारे पास हार्मोन है, ये ब्लड के थ्रू हमारी जो रिसेप्टर है यानी कि टारगेट सेल है वहां तक क्या करती है, रीच करती है, पहुंचती है। इसके बाद टारगेट सेल पे पहुंचने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। टारगेट सेल के पास क्या है, रिसेप्टर है, तो हार्मोन रिसेप्टर मिलकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसाइड करता है इसका बायोकेमिकल चेंज, और ये बायोकेमिकल चेंज जो है ये लाता है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज। इसके बाद हम समझते हैं रिसेप्टर को। जो हमारा रिसेप्टर होता है ये या तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या फिर इंट्रासेलुलर हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात कर ले तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वो हो सकता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। 2 चीजें हमें याद रखनी है कि रिसेप्टर 2 तरह का हो सकता है, एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है जिसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अब जो सेल के अंदर रहेगा वो या तो साइटोप्लाज्म में रह सकता है तो उसको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहेंगे, और या तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहेंगे। ऐसे हमें याद रखना है इसको। अब अगर हम डिटेल में प्रोटीनेशियस हार्मोन को समझें तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसे प्रोटीनेशियस हार्मोन जो है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इसका रिसेप्टर होता है, मतलब प्राइमरी मैसेंजर हमें देखने को मिलता है, मतलब प्राइमरी मैसेंजर। और इसका जो रिसेप्टर होता है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और ये जो प्राइमरी मैसेंजर होता है ये बाइंड करता है जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसके साथ। ठीक है। और ये जो हमारा जो रिसेप्टर है और ये जो हार्मोन्स है यानी कि प्राइमरी मैसेंजर है, इन दोनों के बीच में बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये प्राइमरी मैसेंजर से आता है इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी मैसेंजर तक जो कि इसको वापस यहाँ तक ले जाएगा। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे हो सकता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ये यहाँ से इसके न्यूक्लियस के पास इसके जीन के पास जो है ले जाएगा इन्फॉर्मेशन को। सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी, IP3, साइक्लिक जीएमपी, नाम याद रखेंगे हम बस। ठीक है। इसके बाद ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। नेक्स्ट हम बात कर ले इसके एक्शन की। तो एक्शन की बात कर ले तो प्राइमरी मैसेंजर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाइंड करता है रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो रिसेप्टर है उसके साथ ये बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से ये कैरी करता है मैसेजेस को न्यूक्लियस तक। मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा जो बन चुका है वो सेकेंडरी मैसेंजर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो होगा उसके साथ मिलकर के ये मैसेज को कैरी करता है न्यूक्लियस यानी कि जीन तक। ठीक है। जिसकी वजह से हमें बायोकेमिकल चेंज आता है और फिर फिजियोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिपिड और उसके डेरिवेटिव की। लिपिड डेरिवेटिव में क्या होता है
कि बेसिकली जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो अंदर में ही होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का कोई काम नहीं आता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नो नीड ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर फॉर द लिपिड हार्मोन। ये पॉइंट हमें बस इस टॉपिक के लिए हमें याद रखना है, लिपिड डेरिवेटिव के लिए। और इसकी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर ही बनती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, प्राइमरी रिसेप्टर ही मतलब मैसेंजर ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड को, जो कि हार्मोन सिक्रीशन करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारे ग्लैंड है, जिसका इंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड है, और इन सबका नाम हमें याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है वो हमें याद रखना है, कहाँ लोकेटेड है, इनकी फंक्शंस क्या है, ये सब भी हमें इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक के लिए याद रखना है। सबसे पहला जो ग्लैंड है इंडोक्राइन सिस्टम का, वो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम मतलब डिटेल में इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये। दूसरा जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये मास्टर होता है, मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी का जो मास्टर है वो होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा है थायराइड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड अगर हमें पूछा जाए कौन सा है तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं या फिर वेस्टीज ऑफ थर्ड आई भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है। फिर आता है पेनक्रियास। इसके बाद आता है गोनाड्स। गोनाड्स में मेल्स में अगर बात कर ले तो टेस्टिस, और फीमेल्स में ओवरीज। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये इमरजेंसी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले हार्मोन्स फ्रॉम द किडनी, हार्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर जीआईटी। यहाँ से निकलने वाले भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। किडनी से निकलने वाले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन, लेकिन कुछ और बातें करेंगे इनके ऊपर। हार्ट जो है यहाँ से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि रास सिस्टम में इन्वॉल्व था, ये भी मैंने आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होती है। तो इन सब के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम इन सबको धीरे धीरे समझते हैं। ये जितने तरह के ग्लैंड है उन सबको हमें अच्छे से डिटेल में समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले हाइपोथैलेमस के ऊपर बात। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये कहाँ है, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो है ये लोकेटेड होता है इन द फोर ब्रेन एट द बेस ऑफ द थैलेमस। जो थैलेमस है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड होता है, और थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, इन द फोर ब्रेन एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस की जो बेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इसके पास जो है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर सकता है ये, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स हो सकता है। एक रिलीज करवाएगा, दूसरा इनहिबिट करेगा, सेम फंक्शन, अगर फंक्शन जो है उसको एक करवाएगा एक रोकेगा, दोनों जो है स्टिमुलेट करती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको स्टिमुलेट करती है, ये दोनों एंटीरियर रिलीजिंग भी और इनहिबिटरी भी। ये स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन जो है उसकी रिलीज के लिए ये स्टिमुलेट करती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये स्टॉप करती है द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन को ये इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, स्टॉप करता है। अब हम समझते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स कुछ, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन्स में सबसे पहले जीएनआरएच जो है, फुल फॉर्म हमें सबका याद रखना है, जीएनआरएच जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद आता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारी रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीज करवाएंगे। इसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। इसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ईसीटीएचआरएच। इसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच। ये सब सारे जो हैं वो रिलीजिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात कर लें तो इसमें ये ग्रोथ हार्मोन जो है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन को नहीं और बहुत सारे जो है उसको इनहिबिट करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जीएचआईएच, जिसको हम सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम डोपामिन भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये तीनों हमें इनहिबिटिंग में याद रखना है,
और रिलीजिंग में ये जो 6-7 मैंने आपको बताया वो सब हमें याद रखना है। अब वापस हम चलते हैं उसी हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में ही वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन मैंने आपको बताया है। जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती है, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है। इसके अंदर 2 तरह की न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलती है। एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरा होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, इसमें आता है हमारा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन जो है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर आता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होता है इसके अंदर आता है हमारा ऑक्सीटोसिन या फिर जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वैसोप्रेसिन होता है, अब इसकी फंक्शन जो है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं कि वैसोप्रेसिन जो होता है ये हेल्प करता है इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डेसिटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। ये डायूरेसिस जो होती है, एक्सेस यूरिनेशन, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। डायूरेसिस को ये रोकता है, एंटी है। इसके बाद ये ब्लड वेसल जो है उसको ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, जिससे कि बीपी वगैरह बढ़ जाती है। इसके बाद पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात कर ले तो इसमें आता है हमारा ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन की जो मसल होती है, पार्चुरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो है ये हमारी जो यूटेराइन मसल्स होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद ये हेल्प करता है इन द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, इजेक्शन में भी ये हेल्प करता है। और जो आर्टिफिशियल टाइप की जो ऑक्सीटोसिन है जो दिया जाता है ड्यू टू इसकी लैक की वजह से, वो होता है पिटोसिन। ठीक है, तो ये सारी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है इससे रिलेटेड है। इसके बाद हाइपोथैलेमस जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऊपर जो है ये इसका न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई से यहाँ पे देखो इसका 3 पार्ट है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद ये वाला जो होता है ये पार्स इंटरमीडिया होता है और ये होता है पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया को एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस भी हम कहते हैं। अब इसमें से ये वाला इसका पार्ट जो होता है इसको हम स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम कहते हैं। और यहाँ पे एक होता है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम जो है यहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, और ये खुलता है इन द पार्ट्स, इस पार्ट्स डिस्टालिस वाले पार्ट में। ठीक है, और यहाँ जो इसका पार्ट है ये इसको कहते हैं दैट इज द हेरिंग बॉडीज। ठीक, हेरिंग बॉडी जो है ये स्टोर करता है हार्मोन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके अंदर स्टोर करता है हार्मोन्स को, हेरिंग बॉडीज। ठीक है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट क्या होता है, मर्ज हो जाता है, जिसको हम एक साथ एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ये जो है न्यूक्लियाई वाला पार्ट जो मैंने आपको कराया है, जिसमें सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस। और ये वाला पार्ट है पिट्यूटरी का पार्ट, जिसमें पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ये सारी चीज़ें जिसमें हमने की है ये पिट्यूटरी का पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस है। अब ये दोनों ज्वाइंट है, किससे ज्वाइंट है, एक स्टॉक से जिसका नाम है इनफंडिबुलम, इसको भी हम याद रखेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं इस पिट्यूटरी के बारे में जानने। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें हमारा जो न्यूरॉन्स है वो इंक्लूड रहता है, नर्वस सिस्टम। तो पार्स नर्वोसा जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। पार्स नर्वोसा जो होता है इसको हम फॉल्स इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट सिंथेसाइजेस एनी हार्मोन बाय इट्स ओन। ये खुद से कोई भी तरह का हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम फॉल्स इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन्स बाय इट्स ओन। इट स्टोर द हार्मोन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। जो भी हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं उस हार्मोन को ये क्या करेगा, स्टोर करके सिर्फ रखता है। तो सिर्फ ये स्टोर करता है, कोई सिक्रेशंस नहीं है इसके द्वारा, तो इसीलिए इसको हम फॉल्स इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और जब ज़रूरत होती है तब ये क्या करता है, उस चीज़ को निकालता है, मतलब उस हार्मोन को स्टोर करके रखता है हाइपोथैलेमस जो सिक्रेट करता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको क्या करता है, ये रिलीज करता रहता है। इसके बाद हम चलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। अब इसका एंटीरियर पिट्यूटरी मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया है, एक पार्स डिस्टालिस होता है और दूसरा पार्स इंटरमीडिया होता है। जो पार्स डिस्टालिस होता है इसके अंदर आता है हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन, पार्स डिस्टालिस का ही पार्ट है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक
इसके बाद गोनाडोट्रोपिन, जिसमें मेल्स के अंदर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फीमेल्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है गोनाडोट्रोपिन, इसी के अंदर आता है। इसके बाद आता है थायरोट्रोपिन, ये भी पार्स डेस्टालिस का ही पार्ट है। दूसरा इसके अंदर है पार्स इंटरमीडिया, जिसके अंदर हमें एक ही देखने को मिलता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ठीक है। इसके बाद हाइपोथैलेमस की अगर हम बात कर ले, तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसके अंदर से निकलता है, हम वर्क देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद यहाँ पे MS मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारी जो है ये जो है स्टिमुलेट करती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर इनसे निकलवाता है ग्रोथ हार्मोन, इनसे निकलवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो भी है जिनसे निकलने वाले हैं, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उससे निकलवाता है प्रोलैक्टिन, फिर यहाँ से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर यहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स, उसके बाद यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो गोनाडोट्रोपिन्स होता है वो LH और FSH दो हो सकता है, LH लिटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये थी हमारे यहाँ तक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के ऊपर बातें। इसके बाद जो है और भी चीज़ें, जैसे कि थायराइड, पैराथायरॉयड, पीनियल, ये सारी चीज़ें जो है अभी बहुत सारी ग्लैंड्स जो है वो बची हुई है, उनकी सिक्रेशंस, उनकी फंक्शंस, सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा यही दे रखा है। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। लिंक जो है ऑलरेडी दे रखा है चैनल पे, और हर एक लेक्चर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।